हेलो फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं और सरकार द्वारा इस क्षेत्र में किए गए सुधार। 1948 में भूमि सुधार संबंधी कानून बनाया गया और इसके तीन पहलू थे। ठीक है, इसके तीन पहलू थे। कब बनाया गया? 1948 में बनाया गया था। एक थी हदबंदी, दूसरी थी चकबंदी और एक और कौन सी थी? काश्तकारी सुधार। ठीक है क्या? तो हदबंदी के अंदर यह किया गया कि उनकी हद निर्धारित कर दी कि इससे ज़्यादा कोई भी व्यक्ति क्या है, भूमि नहीं रख सकता। इसके अंतर्गत अधिनियम भूमि की सीमा निर्धारित की गई और इसके अतिरिक्त भूमि के पुनर्वितरण लक्ष्य को भी रखा गया। ठीक है क्या? फिर है चकबंदी। चकबंदी के अंदर क्या गया? इसके द्वारा जोत के आकार को छोटा होने से रोकने के लिए भूमि को इकट्ठा कर जोतों के माध्यम से सहकारी कृषि पर बल दिया गया चकबंदी के अंदर। हदबंदी के अंदर हद डिसाइड कर दी कि इससे ज़्यादा कोई रख नहीं सकता। चकबंदी के अंदर चक बना दिए गए कि छोटे टुकड़े ना हों। कब किया गया ये सुधार? 1948 के अंदर। काश्तकारी सुधार, इसके माध्यम से किसानों को जोत का अधिकार प्रदान करने तथा जमींदारों के अत्याचारों से रक्षा करने का अधिकार दिया गया। काश्तकारी सुधार के अंदर क्या किया गया? जमींदारों के अत्याचार से रक्षा करने का अधिकार दिया गया। ठीक है क्या? उसके बाद पढ़ते हैं अपन हरित क्रांति। हरित क्रांति के अंदर क्या हुआ? हरित क्रांति उच्च गुणवत्ता वाले बीज, रासायनिक उर्वरक व नहरी सिंचाई पर आधारित कृषि उत्पादन की एक नवीन प्रणाली थी। जिसके द्वारा भारतीय कृषि के गत्यात्मक परिवर्तन लाने के प्रयास किया गया, इसलिए इसे बीज उर्वरक सिंचाई प्रौद्योगिकी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हरित क्रांति को बीज उर्वरक सिंचाई प्रौद्योगिकी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने बीज और रासायनिक उर्वरक और नहरी सिंचाई पर आधारित थी, इसीलिए इसको बीज उर्वरक सिंचाई प्रौद्योगिकी प्रथम हरित क्रांति को कहते हैं, जो कि लगभग 1966-67 में आई थी। और इसमें जो वैश्विक स्तर पर थे वो थे नॉर्मन बोरलॉग थे, और भारतीय संदर्भ में कौन से थे? एम स्वामीनाथन थे भारतीय संदर्भ में। 1966-67 में हरित क्रांति आई। इसका नाम क्या है? बीज उर्वरक सिंचाई प्रौद्योगिकी। बीज उर्वरक सिंचाई प्रौद्योगिकी भी कहते हैं। और नॉर्मन बोरलॉग थे विश्व स्तर पर, और भारतीय स्तर पर कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। पहली बार खाद्यान्न उत्पादन में हरित क्रांति के दौरान भारत आत्मनिर्भर हो सका, और इसके प्रमुख पहलू क्या थे जिन पर यह निर्भर थी? हरित क्रांति प्रथम 1966-67 एम एस स्वामीनाथन। इसके तीन पहलू थे: विज्ञान पर आधारित कृषि तकनीक, सेवाओं का विशेष पैकेज और सार्वजनिक नीति। तीन थी। ठीक है, विज्ञान आधारित कृषि तकनीकी, सेवाओं का विशेष पैकेज और सार्वजनिक नीति। ठीक है क्या? सेवाओं का पैकेज और सार्वजनिक नीति और विज्ञान आधारित कृषि तकनीकी, हरित क्रांति। ठीक है क्या? इससे पहले हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि भारत में भूमि सुधार हेतु 1948 से प्रयास हुए, जिसके तहत हदबंदी, चकबंदी और काश्तकार सुधार अधिनियम लाए गए और उन्हीं के तहत प्रावधान किए गए। उसके बाद हमने पढ़ी हरित क्रांति, जो कि 1966-67 के अंदर आई थी, और इसके लिए प्रयास भारतीय स्तर पर किसने किया था? एम एस स्वामीनाथन ने किया था। और इसे बीज क्या कहते हैं? इसे बीज सिंचाई प्रयोग बीज सिंचाई क्या कहते हैं इसको? बीज सिंचाई नहीं, बीज उर्वरक सिंचाई प्रौद्योगिकी। उर्वरक भी है, बीज उर्वरक सिंचाई प्रौद्योगिकी भी कहते हैं। और इसके तीन पहलू कौन कौन से हैं? तो विज्ञान आधारित कृषि तकनीकी, दूसरी सेवा का विशेष पैकेज, तीसरी है सार्वजनिक नीति का होना। ठीक है क्या? फिर आ जाते हैं हरित क्रांति का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। कैसे? कि हरित क्रांति के कारण अंतरप्रदेशीयता या फिर अंतरप्रदेशिक विषमता उत्पन्न हुई। कैसे? कि उदाहरण के तौर पर ले लो कि पंजाब और हरियाणा की हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप विकसित क्षेत्रों में परिवर्तित हो गए, जबकि बिहार और उड़ीसा जैसे अन्य क्षेत्र पिछड़ गए थे। तो इसके तहत प्रथम हरित क्रांति के कारण प्रादेशिक विभिन्नता आ गई थी। पंजाब और हरियाणा में अधिक उत्पादन होने लगा था, लेकिन उड़ीसा जैसे जो और बिहार जैसे थे वो राज्य पिछड़ गए थे। ठीक है क्या? फिर सिंचाई व असिंचाई क्षेत्रों की उत्पादकता में अंतर होने के कारण कृषकों के बीच तनाव बढ़ा, और हरित क्रांति का मुख्य लाभ बड़े किसानों को ही मिल पाया, छोटे किसान इससे वंचित रह गए। नंबर एक बात तो उन्होंने पढ़ी थी कि क्या हुई? प्रादेशिक विभिन्नता आ गई। और दूसरी नंबर बात कि बड़े किसानों को फ़ायदा मिला। नंबर तीन बात, सभी फसलें
इससे लाभान्वित नहीं हो पाई। कौन कौन सी हुई थी? तो गेहूं और चावल, दो ही हो पाई थी, ठीक है। और दलहन, तिलहन आदि नगदी फसलों का उत्पादन इसमें नहीं हो सका था। हरित क्रांति प्रदेशों में मिट्टी में लवणता और क्षारीयता की समस्या, नाइट्रोजन विषाक्तता वगैरह यह बढ़ गई थी, जिसके कारण परिस्थिति समस्या भी उभर गई थी। तो हमने क्या आलोचनात्मक चीज़ें देखी है हरित क्रांति की? हमने यह देखा कि सर्वप्रथम तो प्रादेशिक विभिन्नता आई, बड़े किसानों को इसका फायदा हुआ, नंबर 2 बात। नंबर 3 बात क्या हुआ कि मिट्टी में लवणता और क्षारीयता आ गई। और नंबर 4 बात कि कुछ ही फसलें इसके द्वारा फायदेमंद हुई, बाकी दलहन और तिलहन की फसलें हरित क्रांति, प्रथम हरित क्रांति जिसे बीज उर्वरक सिंचाई आधारित क्रांति भी कहते हैं, जिसके लिए प्रयास किया था MS स्वामीनाथन ने, ठीक है, उसकी यह आलोचनाएं थी। उसके बाद आते हैं कि हरित क्रांति का द्वितीय चरण, ठीक है क्या। इसके अंदर क्या देखा गया कि जो फर्स्ट के अंदर जो थी ना समस्याएं, उसको अब ध्यान में रखा गया और उनको ना दोहराया जाए, इसके लिए दूसरी हरित क्रांति या फिर इसको बोलते हैं दूसरा चरण भी बोलते हैं, ठीक है क्या। 1987 के सूखे के प्रभाव और खाद्य पदार्थों के उत्पादन में कमी के कारण ध्यान में रखते हुए 7वीं पंचवर्षीय जो योजना का पुनर्मूल्यांकन किया, ठीक है कि जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका पुनर्मूल्यांकन किया। कब? 1987 में सूखा और अकाल पड़ा था और इस कार्य के लिए 14 राज्य के 169 जिले, ठीक है, को चुना गया, जिनमें पहले से सिंचाई सुविधा उपलब्ध थी। किसके अंदर? द्वितीय हरित क्रांति या फिर हरित क्रांति के सेकंड फेज के अंदर 14 राज्यों को चुना गया, ठीक है क्या। जिसमें से मेन बात क्या है कि इसमें मेन बात पूर्वी भारत, पठारी भारत और तटवर्ती भारत के जो जिले थे और उन्हीं की फसलों के बारे में ध्यान रखा गया। ये एक तो बात यह हुई कि इसमें पूर्वी राज्य और पठारी राज्य और तटवर्ती भारत को ध्यान में रखा गया। नंबर 2 बात, चावल की प्राथमिकता रखी गई। 169 जिलों में 109 जिलों में चावल की खेती को प्राथमिकता दी गई, क्योंकि पूर्वी भारत तथा तटवर्ती भारत इसके अनुकूल थे, ठीक है क्या। चावल के संकर बीज भी उपलब्ध थे। इस संदर्भ में आवश्यकता केवल किसानों को जागरूक करने की थी, ठीक है क्या। तो नंबर छोटी सी बात अपन जाने कि सेकेंड फेज के अंदर क्या किया गया कि उन जगहों को या फिर उनको देखा गया जिनका फर्स्ट हरित क्रांति के अंदर अधिक लाभ नहीं हुआ। जैसे कैसे कि एक तो दक्षिण भारत, पठारी भारत, तटवर्ती भारत या फिर पूर्वी भारत, ठीक है क्या, इनको देखा गया। और ऐसे 14 राज्य चुने गए और 14 राज्यों के 169 जिले डिसाइड किए गए। और कौन से किए गए? जहाँ पर पहले से सिंचाई सुविधा उपलब्ध थी। और नंबर 2 बात, पहले तो गेहूं और कौन सी थी फसल, 2 फसलों पर ध्यान दिया गया था, अब चावल को भी ध्यान में रखा गया, ठीक है क्या। फिर देखो तिलहन और दलहन में भी वृद्धि को ध्यान में रखा गया। इसके लिए पठारी प्रायद्वीपीय भारत को प्राधान्यता दी गई और इसकी सफलता हेतु तकनीकी मिशन गठित किए गए तथा ड्रिप सिंचाई योजना का विकास किया गया। हरित क्रांति के द्वितीय चरण में निम्नलिखित बिंदुओं पर बल अधिक दिया गया, यह ध्यान रखें। कौन कौन से थे? एक तो था कि सिंचाई के लिए भूमिगत जल के प्रयोग। देखा हमने कि सिंचाई के वही क्षेत्र डिसाइड किए गए, तो सिंचाई के लिए भूमिगत जल का उपयोग करें। नंबर 2 बात की संकर बीज व उर्वरक के छोटे पैकेटों की उपलब्धता। नंबर 3 बात कीटनाशकों पर उत्पाद कर में छूट। तो हमने देखा कि जो सेकंड हरित क्रांति है वह कहाँ पर लागू की गई? 14 जिलों की 169 जो जिले 14 राज्यों की 169 जिलों के अंदर थी। ऐसे कहाँ कौन कौन से थे? पूर्वी भारत के, तटवर्तीय भारत के और पठारी भारत के थे, जहाँ पे प्रथम हरित क्रांति का लाभ नहीं हुआ था, ठीक है। इसके अलावा क्या है, उन्हीं को डिसाइड किया गया जहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी और चावल को भी महत्व दिया गया, ठीक है। और अब आ जाएं कि हरित क्रांति के द्वितीय चरण में पहली बार कीटनाशकों के प्रयोग पर भी बल दिया गया। पूछा जा सकता है कि किस हरित क्रांति में कीटनाशकों के प्रयोग का बल दिया गया था? तो सेकेंड हरित क्रांति के अंदर कीटनाशकों का कहा गया था कि कीटनाशक है उनका भी आप यूज कर सकते हैं। और यह क्यों किया गया? क्योंकि ये जो जहाँ पे संचालित हुई उस क्षेत्र उष्ण और आर्द्र जलवायु के थे, ठीक है, और जहाँ पर कीट पतंगों की समस्याएं अधिक थी। हरित क्रांति का द्वितीय चरण अधिक वैज्ञानिक और विवेकपूर्ण था। यह भी आ सकता है कि कौन सा चरण था? सेकंड चरण था हरित क्रांति का, जो कि वैज्ञानिक और विवेकपूर्ण था।
इसमें प्रथम हरित क्रांति से उत्पन्न समस्याओं के समाधान के साथ साथ ऐसी समस्याओं के उत्पन्न न होने का भी प्रावधान किया गया या फिर ध्यान रखा गया। तो हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि 1948 से भूमि संबंधी नियमों में सुधार किया, जिसमें हदबंदी और काश्तकारी अधिनियम, चकबंदी इत्यादि प्रावधान किए गए। इसके अलावा हमने पढ़ी हरित क्रांति, जो कि 1966-67 से एम.एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व में शुरू हुई और जिसके अंदर क्या गया, प्रथम हरित क्रांति को बीज उर्वरक सिंचाई हरित क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर बीज उर्वरक और सिंचाई पर ही अधिक ध्यान रखा गया था और जिसी के कारण प्रादेशिक विभिन्नता आ गई थी और लवणता की समस्या भी आ गई थी और बड़े किसानों को ही फ़ायदा हुआ था, छोटे किसानों को फ़ायदा नहीं हुआ था और केवल कुछ एक फसलों को ही फ़ायदा हुआ था, जैसे कि गेहूं और चावल को ही। इसके अंदर दलहन और तिलहन का इतना विकास नहीं हो पाया था। ठीक है, आगे चलते हैं, अपन आगे पढ़ते हैं। मेगा फूड पार्क क्यों बनाए गए केंद्र सरकार द्वारा? यह योजना किसानों, एक नंबर बात, दूसरी प्रसंस्करणकर्ताओं तथा खुदरा विक्रेताओं को लाकर एक साथ कृषि उत्पादों को बाजार से जोड़ने की क्रियाविधि है। मेगा फूड पार्क किसान, प्रसंस्करणकर्ता जो कि उनको प्रसंस्करण करते हैं, उनको शुद्ध करते हैं, जो किसान सीधे खेत से ले आए, अब प्रसंस्करणकर्ता उनका प्रसंस्करण करेंगे, उनको ठीक करेंगे, और खुदरा विक्रेता जो कि खरीदते हैं। इन तीनों को एक साथ लाने के लिए कौन सा हुआ स्टार्ट? मेगा फूड पार्क। ठीक है क्या? और इसके अंदर क्या किया? अधिकतम मूल्य वर्धन और न्यूनतम अपव्यय के साथ किसानों की आय व ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध किए जा सकें, इसके लिए मेगा फूड पार्क लाए गए। भारत में वर्तमान में कितने हैं मेगा फूड पार्क? 41 हैं, जिनमें से 22 फूड पार्क क्रियाशील है। मेगा फूड पार्कों की संख्या भारत में कितने हैं? 41। कितने संचालित है? 22 हैं। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आप आ जाएं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसमें महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है कृषि के सिंचाई से संबंधित। 1 जुलाई 2015 से प्रारंभ हुई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, इसके अंतर्गत पहले से चल रही सिंचाई योजनाओं को समेकित किया गया। कौन कौन सी थी? 1 नंबर बात त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, 2 नंबर बात समन्वित जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम, नंबर 3 बात कि खेत में जल प्रबंधन को भी समेकित किया गया। कौन कौन सी थी? त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, समन्वित जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम और खेत में जल प्रबंधन के तहत तीनों को 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आई। इस योजना के अंतर्गत 5 वर्षों में कितने करोड़ रुपए खर्च करने थे? 50 करोड़ रुपए। लेकिन बजट 2021-22 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम करें कितने? 11,588 करोड़ रुपए। इस योजना में केंद्र व राज्यों के व्यय का अनुपात कितना रखा गया? 75-25 पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर केंद्र राज्य का व्यय का अनुपात क्या है? तो पूछा जा सकता है 75-25। लेकिन विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों के लिए यह हो जाएगा 90:10, 90:10 हो जाएगा। लेकिन वैसे कितना है? 75:25 है। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, तो हमने पढ़ ली प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो कि 1 जुलाई 2015 को आई थी, जिसके अंदर 3 योजनाओं को समेकित किया गया था। फिर आते हैं एग्री पोर्टल। एग्री पोर्टल किसानों को कृषि प्रणाली, उर्वरकों की गुणवत्ता और कृषि मृदा स्वास्थ्य कार्ड आदि की सहायता करने के लिए अन्य कृषि समस्याओं की जानकारी प्रदान करने के लिए वेब आधारित 3 एग्री पोर्टल जुलाई 2015 में शुरू किए गए थे। नॉर्मल सी बात है कि अपने से पूछा जा सकता है एग्री पोर्टल कब स्टार्ट गए थे? जुलाई 2015 में स्टार्ट किए थे। कितने किए गए थे? 3 किए गए थे। ठीक है क्या? फिर अपने को पूछा जा सकता है कि कृषि प्रणाली, एक तो कैसी कृषि हो उसकी प्रणाली, उर्वरक और गुणवत्ता, उर्वरकों की गुणवत्ता, मृदा स्वास्थ्य कार्ड आदि के बारे में जानकारी देने के लिए एग्री पोर्टल जुलाई 2015 में प्रारंभ किए गए थे। 3 कितने गए थे? 3 पोर्टल। ठीक है क्या? फिर आगे चलें, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय की योजनाओं को पुनर्गठित करके 3 मई 2017 को, सबसे पहले अपने को याद रखना है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 3 मई 2017 को प्रारंभ की गई। और इसके अलावा
कृषि समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर के विकास हेतु योजनाओं को संपदा योजना इसको कहते हैं। कौन सा कहते हैं इसको? संपदा योजना। किसको? कृषि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ठीक है। कैसे पहले संपदा योजना स्टार्ट की गई थी, आगे बताऊंगा आपको। सर्वप्रथम संपदा योजना प्रारंभ की गई थी, उसके बाद इसका नाम क्या कर दिया गया? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। संपदा का फुल फॉर्म क्या है? कि स्कीम फॉर एग्रो मेरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। ठीक है क्या? ये है। ठीक है। तो अपन पढ़ रहे थे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 3 मई 2017 को आई थी। इसका नाम है स्कीम फॉर एग्रो मेरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। ठीक है। लेकिन 23 अगस्त 2017 मई में आई थी, लेकिन अगस्त 2017 में इसका नाम पुनर्नाम क्या कर दिया था? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। पहले क्या था? संपदा योजना। स्कीम फॉर एग्रो मेरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर मई 2017 के अंदर आई। संपदा योजना प्रधानमंत्री संपदा योजना अगस्त 2017 के अंदर इसका नाम प्रधानमंत्री संपदा योजना कर दिया गया। फिर असम के धामोजी जिले से यह प्रधानमंत्री द्वारा स्टार्ट की गई थी। इसके प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के 7 अवयव कौन कौन से? एक नंबर बात, मेगा फूड पार्क्स के अंदर इनका वर्क करना है, समन्वित कोल्ड चेन तथा मूल्य संवर्धन अवसंरचना के क्षेत्र में काम करना है, कृषि प्रसंस्करण स्कूलों के लिए अवसंरचना भी निर्माण करनी है, कृषि प्रसंस्करण तथा संरक्षण क्षमताओं का निर्माण एवं वृद्धि, खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना और मानव संसाधन एवं संस्थान, और उसके अलावा है पुरोगामी एवं अग्रगामी संपर्क। ठीक है क्या? तो यह थी प्रधानमंत्री संपदा योजना, मई 2017 के अंदर आई थी। अगस्त 2017 के अंदर इसका नाम कर दिया गया, संपदा योजना का नाम प्रधानमंत्री संपदा योजना। इसके 7 अवयव हैं, वो आपको मैंने बता दिए। फिर आ जाएं कि ई राष्ट्रीय कृषि बाजार, ई नाम, क्या नाम है? ई नाम, ई नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, एग्रीकल्चर नेशनल मार्केट। ठीक है। तो ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्तर पर। तो इसमें देखते हैं क्या है। कृषि विपणन में मध्यस्थों की भूमिका को कम करने के लिए तथा कृषकों की उपज अधिकतम मूल्य दिलाने के उद्देश्य से 14 अप्रैल 2016 को आई थी। ऐसे सीधा पूछा जा सकता है कि ई राष्ट्रीय कृषि बाजार या फिर ई नाम कब आई थी? यह अप्रैल 2016 के अंदर आई थी। ई नाम अप्रैल 2017। इससे पहले हमने पढ़ी थी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, जो कि मई 2017 में आई थी। और एग्री पोर्टल तो 3 लॉन्च किए गए थे। कब किए गए थे? जुलाई 2015 में लॉन्च किए गए थे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब आई थी? वह तो 1 जुलाई 2015 में आई थी। और ई नाम कब आई थी? ई नाम आई थी अप्रैल 2016 के अंदर। इस बाजार के माध्यम से, इसके तहत बाजार के माध्यम से 1000 प्रमुख मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपस में जुड़ गई हैं। इसके तहत ई नाम के तहत कितनी मंडियां जुड़ गई है? 1000। लेकिन 2021-22 के बजट में मोदी जी ने कहा कि 1000 और मंडियों को ई नाम से जोड़ा जाएगा तथा साथ ही एपीएमसी कृषि अवसंरचना कोष की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसके आधारभूत अवसंरचना का विकास होगा। ई नाम कब आए? ई नाम पोर्टल या फिर ई नाम व्यवस्था आई अप्रैल 2016 के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक तौर पर मंडियों को जोड़ना है। कितनी मंडियों को? 1000 मंडियों को। बजट 21-22 में बोला कि 1000 मंडियों को और जोड़ दिया जाएगा। और आगे पढ़ते हैं प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। क्या नाम है? पीएम आशा योजना। ठीक है। क्या नाम है? पीएम आशा योजना, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ठीक है क्या? प्रारंभ हुई थी सितंबर 2018 के अंदर। नॉर्मल सी बात है कि पीएम आशा योजना, आशा सितंबर 2018, ऐसे याद रखें। आशा सितंबर 2018, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। अन्नदाता का आय संरक्षण करना है, उसी के तहत पीएम आशा योजना सितंबर 2018 में स्टार्ट की गई। उद्देश्य है न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कृषकों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलवाना। आशा योजना के काम क्या है कि उनकी न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसके आधार पर उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलवाना। पीएम आशा योजना। ठीक है क्या?
कब आई थी? यह आई थी सितंबर 2018 के अंदर थी। इस योजना के अंतर्गत दलहन और तिलहन हेतु किसानों को न्यूनतम मूल्य प्रदान किए जाते हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि प्रधानमंत्री आशा योजना या फिर प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान या फिर योजना कब आई? सितंबर 2018 के अंदर। एमएसपी आधार पर उनको उचित मूल्य दिलाना, दलहन और तिलहन है शामिल। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 1 दिसंबर 2018 को प्रारंभ, 2000 की 3 किस्तें दी जाएगी, 6000 टोटल वार्षिक दिए जाएंगे। प्रारंभ में इसमें सीमांत और लघु किसान थे, लेकिन वर्ष 2019 के अंदर कहा गया कि सभी किसान हैं, ठीक है क्या, इसके अंदर शामिल। 3 समान किस्तों हैं। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना कब आई थी? 1 दिसंबर 2018 को आई थी। इससे पहले हमने पढ़ी थी पीएम आशा योजना, जो कि सितंबर 2018 के अंदर आई थी। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना 12 सितंबर 2019 को आई थी। झारखंड के रांची से मोदी जी ने लॉन्च की थी, सितंबर यह भी है 2019 के अंदर। आशा योजना सितंबर 18 में थी, लेकिन प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना 19 के अंदर थी, सितंबर के अंदर। मान धन रखना है किसान का कैसे कि 60 वर्ष की आयु के बाद किसानों को 3000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। कितने वर्ष के बाद? 60 वर्ष के बाद। कितने दिए जाएंगे मानधन के अंदर? 3000 रुपये दे दिए जाएंगे। इस योजना में 18 से 40 वर्ष के बीच की आयु के सीमांत एवं लघु कृषकों, जिनकी भूमि कितनी है, 2 हेक्टेयर भूमि है, को भी शामिल किया गया है। इस योजना में 18 वर्ष की आयु के कृषकों को 55 रुपये प्रति माह तथा 40 वर्ष के आयु कृषकों को 200 रुपये प्रति माह प्रीमियम देना होगा और इस योजना से जुड़ जाएंगे। ठीक है क्या? कौन सी है योजना? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना सितंबर 2019 के अंदर आई थी। 60 वर्ष से बड़े जो किसान हैं उनको, सीमांत किसान हैं, उनको क्या दिया जाएगा? उनको 3000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। कृषि निर्यात नीति 2018 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो कब आई थी? 2018 के अंदर। कौन सी? कृषि निर्यात निधि। उद्देश्य क्या थे? 2022 तक कृषि निर्यात को 60 अरब अमेरिकी डॉलर से भी अधिक करना है। तो प्रथम फैक्ट बनता है कि कृषि निर्यात नीति भारत की 2018 में आई थी, उसके अंदर 60 अरब जो अमेरिकी डॉलर है वह निर्यात करना है भारत से। और यह निर्णय वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने का उद्देश्य भी रखा गया। कृषि निर्यात नीति के अंदर नंबर 2 एक बात कहा गया कि अपन जो निर्यात हैं उसको लगभग कितना कर देंगे? 60 अरब अमेरिकी डॉलर तक लेके जाएंगे। 2022 तक की किसानों की आय दुगनी कर देंगे। कृषि निर्यात नीति के द्वारा चाय, कॉफ़ी और चावल जैसे कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा तथा वैश्विक कृषि व्यापार में देश की हिस्सेदारी भी बढ़ेगी। इस नीति के अंतर्गत जैविक उत्पादों पर भी सभी प्रकार के निर्यात प्रतिबंधों को समाप्त करने का प्रयास किया गया। ठीक है क्या? मतलब जैविक उत्पाद है ना, उनके सभी प्रकार के निर्यात प्रबंधन थे उनको समाप्त कर दिया जाएगा कि अपन जैविक उत्पाद निर्यात कर सकें। तो कौन सी नीति थी? नाम क्या है? इस नीति का नाम है कृषि निर्यात नीति 2018। उद्देश्य है इसका कि 2022 तक 60 अरब अमेरिकी डॉलर निर्यात करने हैं और इसके द्वारा 2022 के अंदर अपने को किसानों की आय दुगनी करनी है और चाय, कॉफ़ी, चावल पर भी कृषि उत्पादों का निर्यात को प्रोत्साहन देना है। मधुमक्खी पालन विकास समिति की रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में की गई थी? मधुमक्खी पालन विकास समिति प्रोफेसर देवरॉय की अध्यक्षता में मधुमक्खी पालन विकास समिति का गठन किया गया था। क्या था इसके अंदर? हुआ था कि वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार शहद उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व में 7वां स्थान है, जबकि चीन का प्रथम स्थान था। शहद उत्पादन में भारत का 7वां स्थान, चीन का प्रथम स्थान है। ठीक है। प्रोफेसर ओबराय, प्रोफेसर किसके अध्यक्षता में? प्रोफेसर देवरॉय, ओबराय नहीं, देवरॉय। ठीक है, इसकी अध्यक्षता में की गई थी। शहद उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? 7वां है। नामा क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस, नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस, नामा की फुल फॉर्म क्या है? नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस। विश्व व्यापार संगठन के ऐसे प्रावधान हैं जो सदस्य देशों के बाजार में गैर कृषिगत उत्पादों की पहुंच स्थापित करने के जुड़ी है। तो सबसे पहले तो जो मैंने गलती की थी उसी पर आधारित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नामा किसके लिए है? गैर कृषिगत जो उत्पाद हैं उनके लिए है नामा।
ठीक है क्या। विश्व व्यापार संगठन की ये पहल है, और परंतु विकासशील देश इसका क्या कर रहे हैं, विरोध। कारण यह है कि विकासशील देश के उत्पाद पर विकसित देश या फिर विकासशील देश है ना, विकसित देश है, वो कर लगाएंगे। क्योंकि विकासशील देश इनका क्यों कर रहे हैं, क्योंकि विकसित देशों द्वारा लगाए जाने वाले गैर पशु अवरोधक बैरियर्स हैं। वर्ष 2022 के प्रारंभ में नामा पर वार्ता करने वाले एक दल की स्थापना की गई थी। वार्ता के दौरान सदस्यों ने गैर कृषि उत्पादों पर लगाए गए सीमा शुल्कों की स्विस सूत्र या फिर स्विस फॉर्मूला के अंतर्गत कम करने का निर्णय किया था। सदस्य देशों के बीच नामा पर वार्ताओं का दौर अब भी जारी है। ठीक है क्या, यह थी नामा। ठीक है क्या। किसान कॉल सेंटर क्या है, किसान कॉल सेंटर 21 जनवरी 2004 को किए गए लॉन्च किसान कॉल सेंटर। इनके तहत क्या है, लगभग राज्यों में, सभी राज्यों में और 25 स्थानों पर है। टोल फ्री नंबर है 1880 180 1551, 1880 180 1551। ठीक है क्या। और आप सातों दिन सुबह 7 से शाम 7 बजे कर सकते हैं कॉल, और जो एजेंट बैठे होते हैं उनका नाम होता है L1 एजेंट। ठीक है क्या। 2004 में आई थी किसान कॉल सेंटर, और 25 स्थानों पे हैं किसान कॉल सेंटर। 1880 180 1551 नंबर है, डायल कीजिए। और L1 एजेंट को बोलते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब आई थी, 13 जनवरी 2016 को आई थी। 2% दिया जाता है खरीफ की फसल के लिए, रबी की फसल के लिए 1.5%, और जो है बागवानी फसल के लिए दिया जाता है 5%। नई यूरिया नीति 13 मई 2015 को आई थी। नई यूरिया नीति 13 मई 2015 को आई थी। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले हमने थे बीमा योजना पढ़ी थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो कि 2016 के अंदर 13 जनवरी को आई थी। 2-5 डेट आपको याद रहेगा, लेकिन आई कब थी वो याद रखना है। 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई थी। फिर देखें कि नई यूरिया नीति 2015 में आई थी। प्रमुख उद्देश्य में स्वदेशी यूरिया उत्पादन करना इसका मेन काम था। कि नई यूरिया नीति थी ना अपनी, उसके अंदर क्या था कि सबसे पहले तो अपन स्वदेशी यूरिया उत्पादन करें। इसके लिए क्या हुआ कि 31 यूरिया उत्पाद इकाइयों को अधिक कुशल बनाने की सहायता करेगी सरकार। और इसके अलावा वर्तमान में 31 यूरिया उत्पाद इकाइयाँ स्थापित है, और 28 इकाइयाँ प्राकृतिक गैस पर हैं, और 3 इकाइयाँ नेफ्ट आधारित है। ठीक है क्या। तो नॉर्मल सी बात है कि हमने देखा नई यूरिया नीति कब आई, 2015 के अंदर। प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना कब आई थी, यह 2016 के अंदर आई थी, जनवरी के अंदर। किसान कॉल सेंटर 2004 में बना दिए थे। इसके अलावा हमने देखा नामा क्या है, नामा गैर कृषि उत्पादों के लिए है, और जो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं उनके द्वारा है नामा। ठीक है क्या। जिनके अंदर जो गैर कृषि उत्पाद है उनको बिक्री के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। मधुमक्खी पालन में भारत का स्थान है 7वां। प्रोफेसर देब्रॉय की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी। कृषि निर्यात नीति 2018 2 अरब अमेरिकी डॉलर तक निर्यात करेंगे। किसानों की आय कर देंगे दुगनी, और दलहन और तिलहन पर भी दिया जाएगा ध्यान। और मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब आई थी, यह आई थी सितंबर 2019 को। मानधन रखने के लिए 60+ जो किसान हैं उनको 3,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। 18 से कौन सी उम्र है, 18 से 40 वर्ष है, उनको भी इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 1 दिसंबर 2018 को आई थी। 2,000 की 3 किस्तें, टोटल 6,000 प्रारंभ में थे इसमें लघु और सीमांत किसान, लेकिन बाद में इसे कर लिए गए लगभग सभी किसान। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान या फिर PM आशा योजना, आशा सितंबर 2018 के अंदर। इसके अंदर क्या है, MSP पर उनको उचित मूल्य दिलवाना है किसानों को। राष्ट्रीय कृषि बाजार नाम 2016 हजार कृषियों को इसके तहत दिया है जोड़। ठीक है क्या। उसके आ जाएं बाद में आप प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना मई 2017 के अंदर आई थी, और उसका नाम अगस्त 2017 में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना रख दिया था। असम धामोजी से शुभारंभ की थी। 7 इसके अवयव हैं, पढ़ लेना आप। एग्री पोर्टल अपन ने क्या है कि 2015 जुलाई के अंदर ही बना दिए थे। ठीक है। और 3 एग्री पोर्टल लॉन्च किए गए थे, और उनके तहत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 में आई थी।
ठीक है क्या। उसके बाद मेगा फूड पार्क, तीनों जो थे प्रसंस्करण, किसान और खुदरा जो विक्रेता है वो एक जगह पर आएंगे और ख़रीद बिक्री और उनका प्रसंस्करण करेंगे। इसके अलावा हरित क्रांति मैंने आपको पढ़ाई थी, सेकंड चरण पढ़ा दिया था, फर्स्ट क्रांति ये भी पढ़ा दिया था मैंने, और 1948 के जो सुधार करे थे वह भी करवा दिए। ओके दोस्तों, एक बार और पढ़ें, बुक में से पढ़ें, पढ़ते रहें, रटते रहें, याद करते रहें। बाय दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।